सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया कहती थी अनसिंकेबल, मतलब ये कभी डूब ही नहीं सकता। और फिर आती है एक ऐसी रात जहां विज्ञान फेल हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम टूट जाता है और सिर्फ इंसानी गलतियों की वजह से 1500 जानें चली जाती हैं। आज हम टाइटैनिक के उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो अब तक सिर्फ सीक्रेट फाइलों में ही दफन था। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है 1908 की। व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने एक फैसला किया। फैसला ये कि एक ऐसा जहाज बनाया जाएगा जिसका साइज, जिसकी लग्जरी और जिसकी इंजीनियरिंग दुनिया ने कभी सोची भी ना हो। और कमाल की बात यह है कि टाइटैनिक बना भी बहुत तेजी से। 1909 में इसकी कील रखी गई, 1911 में इसे लॉन्च कर दिया गया और बस कुछ ही घंटों के ट्रायल के बाद 10 अप्रैल 1912 को ये अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। जरा सोचिए, 5 दिन पहले तक ये जहाज आधी दुनिया के लिए एक अजूबा था और ठीक 5 दिन बाद समंदर ने इसे हमेशा के लिए निगल लिया। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये जहाज आखिर था कितना बड़ा। इसकी लंबाई थी 882 फीट, मतलब लगभग 3 फुटबॉल के मैदान एक साथ जोड़ दीजिए। और ताकत, इसमें थी 46,000 हॉर्स पावर की ताकत, उस जमाने के किसी भी जहाज से कहीं कहीं ज्यादा। और इसमें एक दो नहीं, पूरे 9 डेक थे। ये वाकई में समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा शहर था। और इन सब के बावजूद पता है लाइफ बोट्स कितनी थी? सिर्फ 20। जी हाँ, सिर्फ 20। मतलब जितने लोग उस पर थे उसके सिर्फ 1/3 हिस्से के लिए। यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है ना। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों था? इतनी कम लाइफ बोट्स क्यों? वजह थी उस समय का एक अजीब सा लॉजिक। तब ये माना जाता था कि लाइफ बोट्स का काम सबको बचाना नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक रेस्क्यू फेरी है। मतलब लोगों को डूबते जहाज से निकालकर पास के किसी दूसरे बचाव वाले जहाज तक पहुंचाना। सब ये मानकर चल रहे थे कि अरे अटलांटिक में तो मदद हमेशा पास ही होगी। और यही सोच सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती साबित हुई। अच्छा, वो मशहूर लाइन तो सबने सुनी होगी, खुद भगवान भी इस जहाज को नहीं डुबो सकते। पर सच ये है कि व्हाइट स्टार लाइन ने कभी ऐसा दावा किया ही नहीं। उनके पैम्फलेट में साफ साफ लिखा था प्रैक्टिकली अनसिंकेबल, मतलब व्यवहारिक रूप से ये नहीं डूबेगा। बस एक छोटा सा शब्द प्रैक्टिकली, जिसे मीडिया ने उड़ा दिया और बन गया एक बड़ा मिथक। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा, क्रू लापरवाह हो गया, कोई ड्रिल नहीं हुई और जो लोग निगरानी के लिए तैनात थे उनके पास दूरबीन तक नहीं थी। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके फोरेंसिक पहलू पर। जो कहानी हम सब ने आज तक सुनी है, क्या वो वाकई में पूरी तरह सच है या सच कुछ और है? तो सवाल यह है कि टाइटैनिक को असल में डुबोया किसने? क्या ये सिर्फ वो आइसबर्ग था या फिर जहाज के अपने ही शरीर में, उसके ढांचे में कोई बहुत बड़ी कमी थी? अक्सर ये कहा जाता है कि आइसबर्ग ने टाइटैनिक में 300 फीट लंबा एक बड़ा सा छेद कर दिया था, लेकिन ये सच नहीं है। जब 1990 के दशक में सोनार स्कैनिंग हुई तो पता चला कि कोई बड़ा छेद था ही नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी दरारें थीं। और अगर उन सबको मिला भी दें तो कुल खुला हिस्सा था सिर्फ 12 वर्ग फीट का। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी सी जगह से पानी इतनी तेजी से अंदर आया कैसे? और इसका जवाब छिपा है रिवेट्स में। देखिए, जहाज के अगले और पिछले हिस्सों में जहां मशीनें नहीं पहुंच सकती थीं, वहां हाथ से लोहे के रिवेट्स लगाए गए थे। और इसी प्रोसेस में स्लैग नाम की एक गंदगी, एक अशुद्धता नॉर्मल से ज्यादा रह गई। अब हुआ ये कि जैसे ही जहाज बर्फीले ठंडे पानी में पहुंचा, ये रिवेट्स एकदम कमजोर और भंगुर हो गए। और जैसे ही आइसबर्ग से टक्कर हुई, ये एक एक करके चटक कर बाहर निकल गए। एक टूटा, फिर दूसरा, और बस एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। पतवार की प्लेटें ऐसे खुल गईं जैसे कोई जिपर खुल जाता है। लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा अगर मगर है। कैलिफोर्नियन नाम का एक दूसरा जहाज सिर्फ 10 मील, जी हाँ, सिर्फ 10 मील की दूरी पर था। उसके क्रू ने टाइटैनिक से दागे गए रॉकेट देखे भी। कप्तान को बताया गया, पर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अरे ये तो कंपनी के अपने सिग्नल होंगे। जहाज का वायरलेस ऑपरेटर सो रहा था और किसी ने उसे जगाने की जहमत तक नहीं उठाई। सोचिए, अगर कैलिफोर्नियन ने मदद की होती तो शायद टाइटैनिक में मरने वालों की संख्या आज आधी होती। तो ये तो थी मशीनी और सिस्टम की गलतियां। अब जरा बात करते हैं उस रात जहाज पर मौजूद इंसानों की और उस समाज की जो उस जहाज के अंदर ही बसा हुआ था।
फिल्मों में अक्सर दिखाया गया है कि थर्ड क्लास के यात्रियों को गेट में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। वो गेट असल में जेल के दरवाजे नहीं थे, बल्कि कमर तक की ऊंचाई वाले बैरियर थे जो इमिग्रेशन कंट्रोल के लिए लगाए गए थे। असली प्रॉब्लम थी जानकारी का ना होना। किसी ने थर्ड क्लास के यात्रियों को सही रास्ता नहीं दिखाया। सीढ़ियां इतनी कंफ्यूजिंग थी कि भगदड़ में लोग समझ ही नहीं पाए कि जाना किधर है। इस पूरी तबाही और अफरा तफरी के बीच कुछ हैरान कर देने वाली कहानियां भी हैं, जैसे चीफ बेकर चार्ल्स जॉगिन की। उन्होंने पहले तो लाइफ बोट्स में रोटियां भिजवाईं, फिर बड़े आराम से विस्की पी, और जब जहाज डूब रहा था तो वो किसी हीरो की तरह बस स्टर्न से पानी में उतर गए और उस बर्फीले पानी में 2 घंटे तक जिंदा रहे। और वैलेस हार्टले और उनके बैंड को भला कौन भूल सकता है। वो लोग आखिरी सांस तक, आखिरी पल तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोगों में दहशत ना फैले, ताकि वो शांत रहें। उनका वायलिन बाद में मिला था और आज वो एक म्यूजियम में उस रात की एक खामोश गवाही देता है। एक और कहानी है फ्रैंक गोल्डस्मिथ की। वो एक बच्चे थे जो उस हादसे में बच गए, लेकिन वो आवाजें, वो चीखें जिंदगी भर उनका पीछा करती रहीं। वो कभी भी किसी बेसबॉल मैच में नहीं जा पाए, क्योंकि स्टेडियम में भीड़ का शोर उन्हें हमेशा डूबते हुए लोगों की चीखों की याद दिलाता। तो ये तो थी उस रात की कहानी, पर आज इतने सालों बाद टाइटैनिक की कहानी कहां खड़ी है? समंदर के नीचे अब क्या बचा है? हाल ही में जो रिसर्च हुई है वो एक चेतावनी देती है। टाइटैनिक का मलबा बहुत तेजी से गल रहा है, खत्म हो रहा है। जहाज के आगे का हिस्सा, उसका धनुष, कभी भी ढह सकता है। वो मशहूर रेलिंग अब गिर चुकी है और धातु को खाने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स पूरे जहाज को धीरे धीरे खा रहे हैं। ये एक बायोलॉजिकल घोस्ट बन रहा है, मतलब प्रकृति से वापस अपने अंदर मिला रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके पास इसकी स्टडी करने के लिए बस कुछ ही साल और बचे हैं। ये बात हमें दिखाती है कि कैसे बस एक छोटी सी गलती, एक मामूली सी अशुद्धता, एक गलत मोड़ और 1500 कहानियां हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गई। तो असल में मुद्दा यह है कि टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक पूरा समीकरण है जिसमें इंजीनियरिंग की खामियां हैं, इंसानी अहंकार है, समाज का बंटवारा है और वो छोटे बड़े फैसले हैं जो उस रात लिए गए। हर एक चीज ने मिलकर उस तबाही को जन्म दिया। तो टाइटैनिक की कहानी के किस हिस्से में और गहराई से जाना चाहेंगे? क्या इसके फोरेंसिक रहस्यों को और खंगालना है, या उन लोगों के इंटरव्यूज को सुनना है जो बच गए थे, या फिर 2025 में जो मलबे के नए स्कैन आने वाले हैं उनका विश्लेषण देखना है? जो भी हो, बस कमेंट में बताइए, हम उस पर एक और प्रस्तुति जरूर तैयार करेंगे।